राजधानी पटना में पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों का खुलासा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आज इस खुलासे के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है, जहां समुदाय विशेष के लोगों को आतंकी प्रशिक्षण देने का काम चल रहा था। आतंकी ट्रेनिंग देने का काम सिमी के पूर्व सदस्य और गांधी मैदान ब्लास्ट कांड के आरोपी के सगे भाई अतहर कर रहा था। इसके लिए उसे पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से और केरल जैसे राज्यों से फंडिंग की जा रही थी। यहां भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान चल रहा था। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में पुलिस ने फुलवारी शरीफ से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनमें से एक का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन है, जो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। इसी के मकान अहमद पैलेस से आतंकी गतिविधियां चल रही थी और इस मामले में जिस दूसरे संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया उसका नाम अतहर परवेज है, जो फुलवारी शरीफ के गुलिस्तान मोहल्ले का रहने वाला है और वो प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का पूर्व सदस्य रह चुका है। वर्तमान में पीएफआई और एसडीपीआई का ये सक्रिय सदस्य है। अतहर परवेज ने गांधी मैदान के ब्लास्ट के आरोपियों को बेल दिलाया था और इन दोनों संदिग्ध आतंकियों से एनआईए और एटीएस की टीम ने पूछताछ की है। पिछले 7-8 दिनों से हमें ये सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी कि नया टोला नहर पे एक पर्टिकुलर मकान में कुछ लोगों के द्वारा देश विरोधी और विशेषकर समुदाय विरोधी कार्य किया जा रहा है। और 11 तारीख को हम लोगों ने रात में रेड किया तो वहाँ पे 2 व्यक्ति मिले, मोहम्मद जलालुद्दीन जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस से, और अतहर परवेज जिसके बारे में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है वो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। और प्लान 2047 डिकोड कर लिया गया है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे आप ग्राफिक्स के जरिए भी जरा समझिए। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान इनकी तरफ से रचा जा रहा था। पटना से फुलवारी शरीफ से, पटना का ये फुलवारी शरीफ इलाका जहां पर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, यहां ये साजिश रची जा रही थी। धर्म विशेष के लोगों को ट्रेनिंग देने का काम ये आतंकी कर रहे थे। आतंक की ट्रेनिंग इन सभी को दी जा रही थी। ट्रेनिंग में कई राज्यों के मुस्लिम युवा शामिल होते थे। प्लान के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से इन्हें फंडिंग की जा रही थी। मामले में अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन, इन 2 नामों को पहचान भी लीजिए और जान भी लीजिए, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। अतहर परवेज मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम करता था और अब इनसे गहन पूछताछ की जा रही है, जिसमें डॉक्यूमेंट बरामद किया गया इंडिया 2047। अब जरा यह भी जानिए कि अतहर परवेज ये शख्स है कौन जिसे इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। प्रतिबंधित संगठन सिमी का ये पूर्व सदस्य है अतहर परवेज। गांधी मैदान ब्लास्ट के आरोपी का भाई है अतहर परवेज। अतहर परवेज ने ब्लास्ट के आरोपियों को बेल दिलवाया था। अतहर परवेज पीएफआई और एसडीपीआई का सक्रिय सदस्य भी है। मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम करता था अतहर परवेज। अतहर परवेज देश विरोधी बैठकें कर रहा था। बैठकों में पीएफआई और एसडीपीआई के सदस्य शामिल होते थे। युवाओं में सांप्रदायिकता और देश विरोधी जहर भरने का काम अतहर परवेज की तरफ से बदस्तूर किया जा रहा था। अब जरा यह भी जान लीजिए, दूसरा शख्स जिसे गिरफ्तार किया गया है मोहम्मद जलालुद्दीन, ये कौन है। मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। मोहम्मद जलालुद्दीन के मकान में आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। मार्शल आर्ट के नाम पर अस्त्र और शस्त्रों की ट्रेनिंग देने का काम मोहम्मद जलालुद्दीन कर रहा था। नया टोला में अहमद पैलेस इस नाम से मोहम्मद जलालुद्दीन का मकान है और मकान से पंपलेट, बुकलेट, गुप्त दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ये वो तमाम चीजें यहां से बरामद की गई हैं जहां पर इनकी तरफ से आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। इंडिया 2047
टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया बुकलेट को बरामद किया गया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मंशा क्या थी, इनका टारगेट क्या था और किस काम में ये लगे हुए थे। देश विरोधी इन गतिविधियों में शामिल होने की वजह से इन्हें अब गिरफ्तार भी किया गया। और हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। संजय, बिहार के लिए और खासकर पटना में ये चिंता का विषय भी है कि कैसे राजधानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी राजधानी में रहकर कैसे आतंकवादी आतंक की राह पर लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस वक्त पुलिस किस रणनीति के साथ काम कर रही है, एनआईए का सहयोग कैसे लिया जा रहा है, कैसे इस वक्त इनके इस पूरे मास्टर प्लान को डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल विवाह। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को पहुंचे थे पटना में, उनका जो कार्यक्रम था, और ठीक उसके एक दिन पहले 11 जुलाई को जो आईबी है उसका ये इनपुट था पटना पुलिस को। इसके बाद देर रात पटना पुलिस ने नया टोला, जो फुलवारी शरीफ इलाका है, जो पहले से ही काफी संवेदनशील रहा है, और वहां पर एक मकान में जब छापेमारी होती है तो कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की आड़ में यहाँ पर जो युवा है, कई राज्यों से युवाओं को बुलाया गया था, और पिछले 2 महीने से ये होटल में अपना नाम बदल कर रह रहे थे। पता नहीं इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी, नाम बदलकर होटल में रहना और मार्शल आर्ट की आड़ में उन्हें देश विरोधी गतिविधियों की ट्रेनिंग देना, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना, जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है। ये पटना, जो राजधानी पटना है, वैसे तो बिहार पहले से ही कई मामलों में संवेदनशील रहा है, चाहे आप दरभंगा की बात कर लें और दूसरे राज्यों की बात, दूसरे जिलों की बात कर ले, लेकिन राजधानी पटना इस तरीके से यहाँ पर आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी, वो भी झारखंड पुलिस का एक दारोगा जलालुद्दीन है, अतहर परवेज है। अतहर परवेज तो 2001, 2003 और 2013 में जो यहाँ पर आतंकी गतिविधियां हुई थी और उसमें जो ब्लास्ट हुए थे, उसके जो आरोपी है उसका बेलर रहा है, लगातार उसने बेल दिलवाया है। तो पहले से भी यहाँ पर जो इंटेलिजेंस था उसको अलर्ट रहना चाहिए था इसकी एक्टिविटीज पे। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल संजय, सवाल इसीलिए उठता है कि जब ये आतंकियों का बेलर रहा था तो क्या इसकी गतिविधियों पर मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी? क्या इसके टेलीफोन को लेकर, इसकी गतिविधियों को लेकर, इसके बातचीत को लेकर कहीं कोई जांच नहीं की जा रही थी? जी बिल्कुल विवाह, सवाल वाजिब है। और भाई 2 महीने से ट्रेनिंग दी जा रही थी। पीएफआई और एसडीपीओ संगठन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसकी आड़ में सिम्मी का जो एक्स मेंबर है, जो प्रतिबंधित संगठन है सिम्मी, वो ट्रेनिंग दे रहा था बाकायदा, और इसके लिए फंडिंग बांग्लादेश और पाकिस्तान से हो रही हो। तो इससे बढ़कर और चौंकाने वाला देश की सुरक्षा से, और ध्येय क्या था, उद्देश्य क्या था, 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो गतिविधियां हैं उसको अंजाम देना है, उसके खिलाफ काम करना है, और उसके अलावा जो देश की स्वतंत्रता है, देश की जो अखंडता है, उसको तोड़ना है। ये तमाम जो मंसूबे हैं, ये इस बात को साबित करते हैं कि कितने घातक मंसूबों के साथ, कितने घातक उद्देश्य के साथ जो देश, जो भारत जैसे राष्ट्र के लिए, जहां सर्वधर्म समभाव की संभावना के साथ हर कोई रहता है, और यही लक्ष्य भी है सरकार का और जो यहाँ की पॉलिसी है। और वहां पर ऐसे लोग, जो चंद लोग हैं, फुलवारी शरीफ इलाका जो संवेदनशील इलाका है, वहां पर आखिरकार हमारी बिहार की जो एजेंसियां हैं वो क्या कर रही थी, और अतहर परवेज जो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड रहा है, उसकी गतिविधियों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? बहरहाल इस पूरे मामले में बिहार एटीएस हो या एनआईए की टीम हो, वो भी पूछताछ कर रही है, और कई इंपॉर्टेंट क्लू मिले हैं, और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में आगे भी कार्रवाई होगी। जो ये दोनों लोगों की गिरफ्तारी तक ही मामला नहीं रुकने वाला है, क्योंकि इनका चेन लंबा होगा, इनके तार चूंकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं, इनका संगठन भी बड़ा होगा, इनसे जुड़े हुए लोगों की फहरिस्त लंबी होगी। अब उन तक पहुंचने की चुनौती भी है इस वक्त जांच एजेंसियों के सामने। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से फंडिंग्स की बात सामने आई है, ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा है। अगर बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में इस तरीके से अगर देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, और वहां पर दूसरे देशों से, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से वहां से फंडिंग्स की जा रही, तो निश्चित तौर पर इनका जो नेटवर्क है, इनका जो क्लू है, वो अंतर्राष्ट्रीय है। और इस पूरे मामले को लेकर निश्चित तौर पर एनआईए और बिहार एटीएस का इन्वॉल्वमेंट, और एजेंसियां जो है वो जांच आगे बढ़ चुकी हैं, और आईबी ने इस पूरे मामले में जो इनपुट दिया उसके आधार पर आगे और कार्रवाई होगी, ऐसी जानकारी पटना पुलिस के भी अधिकारी दे रहे हैं, बिहार पुलिस के भी अधिकारी दे रहे हैं। और यही देखना होगा कि ये जो प्रिलिमिनरी एक्शन लिया गया है, इसके बाद ये आगे कार्रवाई कहां तक जाती है,
और क्या दूसरे देशों से इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की पहल होगी, चूंकि ये मामला संजय, काफी एक और संवेदनशील सवाल है। कि अब तक इन लोगों ने इन 2 महीनों में कितने लोगों को, कितने युवाओं को ट्रेनिंग दिया है? ये युवा कहां कहां से पहुंचे इनके पास, उन्हें लेकर कोई जानकारी, कोई डिटेल्स? देखिए 4 राज्यों की बात आई है, केरल समेत 4 राज्य हैं ये, और कई डॉक्यूमेंट जो रिकवर किए गए हैं उसका भी आकलन किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स रिकवर हुए हैं उसके आधार पर दूसरे राज्यों में भी पुलिस जाएगी। इस बात के संकेत कल रात में ही, जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है शाम में, इस बात के संकेत दे दिए गए थे। और देखना होगा पूरे दूसरे राज्यों से जो वहां की टीम है, वहां की पुलिस टीम है, वहां की जो NIA की टीम है, या फिर जो वहां की जो आतंकी विरोधी गतिविधियों के लिए विशेष पुलिस बल है, उससे किस तरह का सहयोग लिया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो खुलासा हुआ है इससे सभी सकते में है, चाहे प्रशासनिक अमला हो, चाहे सरकारी अमला हो, चाहे आम लोग हो, इस तरह के खुलासे ने यह साबित कर दिया है कि परेशान होना बिहार लाजिमी भी है संजय, क्योंकि इस वक्त बिहार को सेफ जोन के तौर पर तो कहीं ये आतंकी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और अभी ऐसे कितने और लोग हैं जो इस मंसूबे में लगे हुए हैं, जिनको पकड़ना अब इस वक्त बड़ी चुनौती भी है और जरूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात उन बच्चों की भारत के खिलाफ नापाक साजिश, देश में बैठे दुश्मनों का खौफनाक प्लान, भारत को इस्लामिक देश बनाने का प्लान, धर्म के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश, मुस्लिम युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग, विदेशी पैसों से देश में आतंकी प्लान, आतंकियों का प्लान 2047 डिकोड। और अब बात, माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर और अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल भेजते हैं, ये हम और आप सभी जानते हैं, जहां बच्चे पढ़ाई के साथ खेल कूद कर सकें, सिंगिंग डांसिंग सीख सकें। लेकिन क्या आपने स्कूल में गोली चलाने की ट्रेनिंग लेते हुए देखा है? और अगर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वायरल वीडियो समस्तीपुर के RSB इंटर हाई स्कूल के क्षतिग्रस्त क्लासरूम का बताया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल वीडियो में बैकग्राउंड से किसी दूसरे शख्स की आवाज भी सुनाई देती है, जो ये बताने के लिए काफी है कि कोई फायरिंग की ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये वो वीडियो है जो परेशान करने वाला भी है और हैरान करने वाला भी है, क्योंकि यहाँ क्लासरूम का इस्तेमाल फायरिंग करने के लिए किया जा रहा है। और देखिए ये दूसरा वीडियो, कैसे सड़क पर खड़ा होकर एक लड़का फायर कर रहा है, सरेराह कर रहा है। ये वीडियो समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र का ही बताया जाता है। 10 जुलाई की तारीख, जब रात में RSB इंटर हाई स्कूल के रोड पर फायरिंग की गई थी। दोनों वीडियो पुलिस के लिए चैलेंज है और बताने के लिए काफी कि बदमाशों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। कटिहार रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार से पुलिस ने एक भिखारी को हटाया, लेकिन उसे हटाने के लिए पुलिस ने जो लाठी डंडे का इस्तेमाल किया वो पुलिस की बर्बरता को दिखाता है। बताया जा रहा है कि पुलिस पहले उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भिखारी पुलिस से उलझ जाता है, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। अरे पागल है, लंबा सो गया। हाँ। हटा नहीं हटा। हाँ। लाठी से कर रहा था, लाठी में पकड़ लिया, उसका बाद जो है पाँव मेरा स्लिप हो गया। हाँ। और फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। महाराष्ट्र NCB ने रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स देने का आरोप लगाया है।
एनसीबी के इस बयान के बाद से परिजनों में मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग एक बार फिर शुरू हो गई है। सुशांत के चचेरे भाई और बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने इसे लेकर महाराष्ट्र की पिछली शिवसेना सरकार पर हमला किया और कहा कि अब महाराष्ट्र में नई सरकार है और जल्द से जल्द दोषियों को सजा दी जाए, इसकी मैं मांग करता हूं। देखिए, ये बात हम लोग पूर्व से ही कह रहे थे जब से घटना घटी और रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया, और पहले से भी जो जानकारी हम लोगों के पास थी तो हम लोग उसी आधार पर कह रहे थे कि कहीं न कहीं इसमें रिया चक्रवर्ती का पूरा हाथ है। उसको नशे में धकेलना या उसको चोरी छुपे नशा देना या नशे में उकसाना, जो भी घटनाएं घट रही थी तो हम लोग इसके बारे में पहले भी बताए थे, और आज अब जाकर के ये बात प्रूफ हो पाया है कि हाँ उसी का इसमें हाथ है। और मुझे लगता है कि सरकार बदलने का ये बड़ा फायदा अभी समझ में आ रहा है। 2020 में शुरू होने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एयरपोर्ट की वजह से आसपास के इलाकों का विकास भी हो रहा है। अब यहां के लोगों ने दरभंगा को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने को लेकर कार्गो सेवा तक शुरू करने की मांग की है। ट्रैफिक का व्यवस्था नहीं है, गाड़ी वगैरह के लिए पार्किंग का व्यवस्था नहीं है, ये सब सुविधा होना चाहिए। जैसे कि टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लगता है, जब हम लोग आते हैं तभी तकरीबन 1 घंटा लग गया बाहर निकलने में, सामान आने में, वो सब सुविधा की कमी है थोड़ा सा। तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि दरभंगा एयरपोर्ट का स्थापना हुआ यहाँ पे, ये हमारे मिथिलांचलों के लिए गौरव की बात है। कुछ कमियाँ हैं, कुछ क्या बहुत सारी कमियाँ हैं, जैसे धूप में पैदल आना पड़ता है, पार्किंग का असुविधा है, रोड का असुविधा है, लेकिन निर्माण के क्रम में है और आशावादी हैं। अगर आपने अब तक कोविड की एहतियाती खुराक या बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो तैयारी कर लीजिए, क्योंकि सरकारी केंद्रों पर जल्द ही बूस्टर डोज की खुराक दी जाएगी, वो भी फ्री में। 15 जुलाई से 18 साल से लेकर 59 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति सरकारी केंद्रों पर जाकर बूस्टर डोज ले सकेगा। बूस्टर डोज पर सरकार का बड़ा ऐलान। 18 से ज्यादा उम्र वालों को बूस्टर डोज फ्री। देश में 18 से 59 साल के आयु वर्ग के लोग सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड टीके की एहतियाती या तीसरी खुराक लगवा सकेंगे। 75 दिन के एक विशेष अभियान के तहत ऐसा किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 15 जुलाई से होगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। बूस्टर डोज के बारे में, ये दोनों सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह फ्री मिलेगा बूस्टर डोज, क्योंकि सरकारी में तो कई जगह भी फ्री मिल रहा है। शायद 60 साल से ऊपर की उम्र वालों के लिए और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, कोविड वॉरियर्स के लिए फ्री में था। 60 साल से उम्र से ज्यादा वालों के लिए भी मुफ्त में था। अब इसको 18 साल से ज्यादा की उम्र वाले के लिए हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक जो भी लगवाएगा उसको मुफ्त में दिया जाएगा। दरअसल कोरोना की बढ़ती रफ्तार और बूस्टर डोज की धीमी रफ्तार को देखते हुए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 15 जुलाई से बिहार में भी सभी सरकारी टीका केंद्र पर अभियान चलाया जाएगा। बिहार में 18 साल से 59 साल तक के लोगों की संख्या 3 करोड़ है, लेकिन अब तक महज 25.5 लाख लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाया है। 18 साल से 59 साल तक के जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल ड्राइव चलेगा, और जो भी सरकारी टीकाकरण केंद्र हैं वहां पर लोग आसानी से आकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। देखिए, इस वक्त आपकी 24/7 राजधानी पटना में गुरु नानक वैक्सीनेशन सेंटर पर कर्मी मौजूद रहते हैं, बावजूद जो लोग हैं जागरूक नहीं हुए हैं। आंकड़ों की अगर बात कर लें तो राज्य में 3 करोड़ से ज्यादा जो 18 साल से लेकर 59 साल तक के लोग हैं उनकी संख्या है, लेकिन अब तक महज 25 लाख से ज्यादा लोगों ने ही बूस्टर डोज लिया है। अभी तक 18 से 59 साल की 77 करोड़ पात्र आबादी में से 1% से कम लोगों को एहतियाती खुराक दी गई है। हालांकि 60 से अधिक उम्र के लगभग 16 करोड़ लोगों और फ्रंट लाइन वर्कर्स के करीब 26% लोग बूस्टर खुराक ले चुके हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। सिवान जिले के महाराजगंज स्थित रिसौरा में 2 लोगों की हत्या के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग पुलिस के डर से घर से गायब हैं। खबर के मुताबिक गांव
में मछली व्यवसायी की हत्या के विरोध में लोगों ने 28 जून को हत्या के आरोपी की पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस में 35 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद गिरफ्तारी के डर से अब गांव के लोग फरार हैं। हालांकि जिले के एसपी साक्ष्य के आधार पर ही दोषियों की गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं। बिहार में भले ही मानसून की बेरुखी देखने को मिल रही हो, लेकिन बात गंगा नदी की करें तो लगातार गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पटना के गांधी घाट पर पिछले 2 दिनों में 17 सेंटीमीटर गंगा के जलस्तर में वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। पटना समेत बिहार के कुछ जिलों में भले ही मानसून की बेरुखी जो है वो नजर आ रही है, लेकिन बात अगर नदी की करें तो नदी जो है उसका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा नदी की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए ये गंगा नदी है और पूरे तौर पे अब ये गंगा नदी जो है वो उफान पे आने लगा है। लगातार जो जलस्तर में वृद्धि जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है और बताया जा रहा है कि अगले 4 दिन में गंगा का जलस्तर जो है वो और भी ऊपर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मीटर लगाया गया है गंगा को मापने के लिए, उसमें लगभग 17 सेंटीमीटर जो है वो जलस्तर में वृद्धि हुई है। और यहाँ पे देखिए तस्वीर, लगभग 5 मीटर जो है वो पानी पहुँचने वाला है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में ये लेवल जो है वो 6 मीटर के आसपास में आ जाएगा, यानी कि गंगा जो है पूरे तौर पे उफान पे होंगी। और इसको लेकर के जिला प्रशासन भी जो है वो लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप गंगा का जलस्तर चूंकि लगातार बढ़ रहा है तो आप अटखेलियाँ ना करें। गंगा में स्नान अगर करना भी है तो बिल्कुल किनारे रहकर करें। खुद भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें और आसपास जो लोग स्नान करने आ रहे हैं उन्हें भी सुरक्षित रहने और रखने के लिए जो है प्रेरित करते रहें। तो कह सकते हैं कि गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण जो है वो ये एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।